नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज पर हमारा खास बुलेटिन खबर दुनिया की। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस खास बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं आधे घंटे में दुनिया भर की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें। और आज के अंक में हम खास तौर पर नजर डालेंगे कि बीता साल जो 2022 है उसमें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से कौन सी प्रमुख खबरें छाई रहीं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन संकट की। तो यूक्रेन संकट ने लगभग पूरे साल दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे रखा और अब तो ये आने वाले साल 2023 में भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के चल रहे इस युद्ध में शहमात का खेल चलता रहा और यूक्रेन कभी कमजोर पड़ता हुआ दिखा तो कभी युद्ध में वापसी करता हुआ भी। साल 2022 में जिस घटना ने समूचे विश्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग। राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी तड़के पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में विशेष सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। इससे पहले रूस ने डोनबास क्षेत्र में 2 स्वयं घोषित राज्यों को मान्यता दी। सैन्य कार्रवाई के ऐलान के साथ ही राजधानी कीव भीषण विस्फोट और गोलियों की आवाज से दहल उठा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जान बचाकर लोग भागने लगे। पोलैंड की ओर जाने वाली सड़क पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। यूक्रेनी सैनिकों ने पलटवार तो किया लेकिन कार्रवाई बेहद कमजोर रही। शुरुआती दिनों में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। सेना 2 मार्च को रणनीतिक रूप से अहम शहर खरसन में घुसी। इस शहर को क्रीमिया का द्वार भी कहा जाता है। नागरिकों के पलायन का नया दौर शुरू हो गया। लाखों लोग पड़ोसी देशों के लिए निकल पड़े। 4 मार्च को यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़पोरिज़िया के शहर पर हमला बोल दिया। युद्ध से पड़ने वाले प्रभाव से दुनिया चिंतित थी। पश्चिमी देश लामबंद हुए। रूस पर प्रतिबंधों का नया सिलसिला शुरू हुआ लेकिन रूस अपने विशेष अभियान को जारी रखने पर बसित था। 29 मार्च को इस्तांबुल में पहली शांति वार्ता हुई। कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। 30 मार्च को रूसी सेना ने बूचा शहर को खाली कर दिया। रूसी सेना के निकलने के बाद कई दर्दनाक तस्वीरें दुनिया के सामने आई। रूस पर नरसंहार का आरोप लगा। हालांकि रूस इन आरोपों को खारिज करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने इसकी घोर निंदा की। जंग में 14 अप्रैल को रूस को बड़ा झटका लगा। रूस का युद्धपोत मोस्कोवा काले सागर में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद डूब गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने नेपच्यून मिसाइल से इस युद्धक जहाज पर हमला किया और वो अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन रूस ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इसमें रखे गए गोले बारूद में आग लगने के बाद यह हादसा का शिकार हो गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रपति पुतिन ने मारियोपोल के ढह जाने का ऐलान किया। हालांकि 2500 यूक्रेनी नौसैनिक इज़ोवेस्टल स्टील प्लांट में तब भी मोर्चा संभाले हुए थे। 17 मई को यूक्रेनी सेना ने हथियार डालने की घोषणा की। सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मई को यूक्रेन की सेना को पहली बार थोड़ी सफलता मिली जब दोनों पक्षों ने माना कि खार्किव के पूर्वी और उत्तरी हिस्से से रूसी सेना को 40 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया है। जून में यूक्रेन की सेना ने स्नेक द्वीप पर फिर से कब्जा कर लिया। ये यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडिशा के पास काला सागर में मौजूद एक छोटा सा द्वीप है। जुलाई के महीने में रूस ने पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के नियंत्रण में लुहांस का आखिरी शहर लिसिचांस्क पर रूस ने आखिरकार कब्जा कर लिया। इस महीने रूस ने डोनबास पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास भी किया लेकिन रूस के लिए ये इतना आसान नहीं रहा। यूक्रेन के कई बंदरगाहों पर रूस का कब्जा हो जाने के बाद यूक्रेन के अनाज समेत दूसरी वस्तुओं का निर्यात ठप पड़ गया। साथ ही रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण रूस भी उर्वरक और अनाज समेत दूसरी चीजों को बाहर नहीं भेज पा रहा था। यूक्रेन को अनाज की टोकरी कहा जाता है। ऐसे में दुनिया के सामने अनाज संकट खड़ा हो गया। 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में इस्तांबुल में अनाज निर्यात समझौता हुआ। इसके बाद दुनिया के कई देशों में यूक्रेन का अनाज पहुंचा। हालांकि रूस का आरोप है कि अनाज जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
अगस्त में यूक्रेन ने आखिरकार अपना बहुप्रतीक्षित जवाबी हमला शुरू किया। यूक्रेन की सेना ने पूर्वोत्तर में खार्किव क्षेत्र की ओर से एक आश्चर्यजनक जवाबी हमला किया। इस हमले का जवाब देने की बजाय रूसी सेना बिना लड़े पीछे हटने लगी। सितंबर में यूक्रेनी सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर इजियम सहित खार्किव ओब्लास्ट के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जब यूक्रेनी सेना आक्रामक रूप से कब्जाए गए अपने क्षेत्रों को रूस से वापस छीन रही थी, तभी 20 सितंबर को 4 राज्यों खेरसन, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क में जनमत संग्रह शुरू कराया। 96% लोगों ने रूस के पक्ष में मतदान किया। 30 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने इन चारों क्षेत्रों के रूस में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे कर्च रोड और रेल ब्रिज को धमाकों से उड़ा दिया गया। नवंबर में यूक्रेनी सेना ने खेरसन शहर को रूसी सेना से पूरी तरह मुक्त कराने का दावा किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहां का दौरा कर कहा कि युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई है। हालांकि 28 दिसंबर को रूस ने भयानक पलटवार किया, फिर हजारों नागरिकों को भागना पड़ा। साल के आखिरी महीने में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली समेत दूसरी सैन्य सहायता का आश्वासन लेकर वापस लौटे। पुतिन की तरफ से शांति समझौते के संकेत आए, लेकिन क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की द्वारा नवंबर में पेश किए गए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ये तो बात हुई रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की, जो अब अगले साल यानी 2023 में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और देखना पड़ेगा कि अब ये क्या मोड़ यह युद्ध लेता है। बहरहाल अब बात एशिया महाद्वीप की। तो आइए अब देखते हैं कि धरती के सबसे बड़े महादेश एशिया में साल 2022 में किन खबरों ने सबसे ज्यादा जगह बनाई। नए साल के आगाज के साथ मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में सरकार ने गैस पर लागू प्राइस कैप को हटा लिया। इससे गैस की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं। फैसले से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। 2 जनवरी को बढ़ती गैस की कीमतों पर काबू पाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अलमाटी शहर की सरकारी इमारतों में घुस गए। राष्ट्रपति ने CSTO यानी कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगी। रूस की सेना मैदान में उतरी और कई दिनों बाद हिंसा पर काबू पाया जा सका। उधर दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के कड़े मुकाबले में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यूएन सुक योल देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 9 मार्च को हुए चुनाव में सत्ताधारी उदारवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी ली जे मायूंग को शिकस्त दी। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। पेट्रोल डीजल के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। मार्च में जनता सड़कों पर उतर आई। जुलाई में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव भाग गए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद रानिल विक्रमसिंघे देश के अगले राष्ट्रपति चुने गए। पाकिस्तान पूरे साल राजनीतिक उथल पुथल का शिकार रहा। अप्रैल में इमरान खान के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने विदेशी दखल के आरोप का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। रात में सुप्रीम कोर्ट खुला। कोर्ट के आदेश के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इमरान खान की सरकार गिर गई। शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री बने। नए चुनाव की मांग को लेकर इमरान खान ने आजादी मार्च निकाला। रैली के दौरान एक हमलावर ने उन पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया और गोली इमरान के पैर में जाकर लगी। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उधर देश में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। करीब 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया। 30 जून को यायर लैपिड ने इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नफ्ताली बेनेट के इस्तीफे के बाद लैपिड को नवंबर में हुए चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 1 नवंबर को हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन ने सत्ता में वापसी की।
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे जापान के नोरा शहर में चुनावी भाषण दे रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने मौके पर ही हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। शिंजो आबे की हत्या से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। 31 जुलाई को अलकायदा का सरगना अयमन अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया कि जैसे वो बालकनी में टहलने के लिए निकला, उस पर रीपर ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइल दागी गईं। अमेरिकी एजेंसियां उसका पिछले 6 महीनों से लगातार पीछा कर रही थीं। इस कार्रवाई पर अमेरिका ने कहा कि 9/11 हमले का बदला ले लिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, इंसाफ हो गया। यूं तो चीन और ताइवान के बीच तनातनी पूरे साल तक चलती रही, लेकिन तनाव में तब तेजी आ गई जब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त की रात ताइवान के दौरे पर पहुंची। यात्रा से आक्रोशित चीन ने ताइवान की एक तरह से नाकेबंदी कर युद्ध अभ्यास कर पेलोसी के दौरे का विरोध किया। ताइवान ने भी आत्मरक्षा के लिए युद्ध अभ्यास किया। ईरान का हिजाब विरोधी आंदोलन पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। 16 सितंबर को 22 साल की महसा अमीनी के हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें मोरल पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। देश भर में महिलाओं ने बाल काटे और हिजाब को आग के हवाले कर दिया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई से इस्तीफे की मांग होने लगी। वहीं इस विद्रोह को दबाने के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई गिरफ्तारियां हुई तो कई प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। भारत को 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिली। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। G20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का समूह है। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर बनकर आई है। हमें इस मौके का इस्तेमाल करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साल का अंतिम महीना आते आते चीन कोरोना की मार से एक बार फिर कराहा उठा। पहले चीन के सख्त जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण विरोध प्रदर्शन हुआ। दबाव बढ़ा तो सरकार ने सख्त नियमों में राहत दी। इस ढील का ऐसा असर हुआ कि चीन में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो गया। लाखों लोग संक्रमित हुए और हजारों लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। 18 दिसंबर को फुटबॉल विश्व कप खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम किया। अर्जेंटीना 36 साल का सूखा खत्म करते हुए अर्जेंटीना ने बेहद रोमांचक मैच में पेनाल्टी शूट आउट के जरिए फ्रांस को 4-2 से शिकस्त दी। कतर में आयोजित विश्व कप कई मायनों में खास और अलग रहा। ये अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल आयोजन था। इस पर करीब 220 अरब डॉलर खर्च किया गया। नेपाल में 20 नवंबर को हुए चुनाव के बाद 26 दिसंबर को पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के दौड़ में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन राजनीति ने ऐसी करवट बदली कि पीएम की कुर्सी प्रचंड के पास चली गई और केपी ओली को भी साथ में सरकार बनाने का मौका मिल गया। तो ये थी एशिया की वो बड़ी खबरें जिस पर साल भर रही चर्चा। और अब खबर यूरोप से। तो आइए अब देखते हैं कि कैसा रहा साल 2022 यूरोप के लिए, इस महाद्वीप के देशों के लिए और यहां के लोगों के लिए। यूक्रेन पर बरसती रूसी मिसाइलें सिर्फ वहीं के लिए मुसीबत नहीं थी, पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की बाढ़ आ चुकी थी। शरणार्थी समस्या के बीच पुतिन के करीबी माने जाने वाले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन चुनाव का सामना कर रहे थे। विपक्ष ने उन्हें हर संभव घेरने की कोशिश की, लेकिन 3 अप्रैल को हुए चुनाव में जनता ने उनके पक्ष में एक बार फिर फैसला सुना दिया। विक्टर ऑर्बन पर पुतिन को निशाना नहीं बनाने का आरोप लगता रहा। इस साल फ्रांस ने भी इमैनुअल मैक्रों के रूप में एक बार फिर नया राष्ट्रपति चुना। 2 चरणों 10 और 24 अप्रैल को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ।
क्योंकि पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला, इसलिए एक रन ऑफ का आयोजन किया गया, जिसमें इमैनुअल मैक्रों ने मरीन ले पेन को हराया और फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिए गए। दूसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग में मैक्रों को 58.2 और ली पेन को 41.8% वोट मिले। 2002 में जैक शिराक के जीतने के बाद से मैक्रों फिर से चुनाव जीतने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति बने। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाया तो उसने यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन को ठप कर पलटवार किया। यूरोप गैस के लिए करीब 40% रूस पर निर्भर था। रूस के इस कदम से यूरोपीय देशों में हाहाकार मच गया। गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। यूरोपीय देश रूस का विकल्प तलाश करने के साथ ही 1 अगस्त 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच पिछले 5 वर्षों में औसतन खपत की तुलना में प्राकृतिक गैस की मांग में स्वैच्छिक 15% की कमी पर सहमति व्यक्त की। मार्च 2023 तक पीक आवर्स के दौरान बिजली की खपत में अनिवार्य रूप से 5% की कटौती का भी फैसला किया। गर्मियों के मौसम में समूचा यूरोप ग्लोबल वार्मिंग के कहर से जूझता रहा। ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की समेत कई यूरोपीय देशों में जंगल की आग ने बड़े हिस्से को झुलसा दिया। फ्रांस और यूके में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। दशकों का रिकॉर्ड टूटा। जुलाई के महीने में यूके में हालात इतने खराब हो गए थे कि इतिहास में पहली बार लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी गई। लंदन में गर्मी इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर इंजीनियर्स को 135 साल पुराने लंदन ब्रिज को सिल्वर फॉइल से कवर करना पड़ा। ब्रिटेन की सियासत के लिए साल 2022 भारी उथल पुथल से भरा रहा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ उन्हीं के मंत्रियों ने बगावत कर दी। सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने 7 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसे कंजर्वेटिव पार्टी ने लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुना, लेकिन गलत आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। महज 2 महीने के अंदर लिज ट्रस को पीएम पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद भारतवंशी ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। 24 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने वाले पहले भारतवंशी बने। 30 अगस्त को सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। एक ओर शांति युद्ध खत्म कराने का ताज उन्हें मिला, तो दूसरी ओर सोवियत संघ को बिखरने से न रोक पाने की नाकामी का दाग भी उनके दामन पर लगा। मिखाइल गोर्बाचेव ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नीतियों के जरिए संघ में सुधार करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों नीतियां ही उनके देश के लिए घातक साबित हुई और उनके सामने सोवियत संघ बिखर गया। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थी। ब्रिटेन की महारानी के पद पर उनकी ताजपोशी साल 1992 में हुई थी। वे 70 साल तक इस पद पर बनी रहीं। सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली। उनके निधन पर भारत ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। उनकी जगह उनके बेटे चार्ल्स तृतीय ने राजगद्दी संभाली। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप के कई और देशों ने बड़ा सियासी उलटफेर देखा। स्वीडन में पहली बार सत्ता पर काबिज हुई धुर दक्षिणपंथी पार्टी। हालांकि बेहद मामूली अंतर से ही दक्षिणपंथी दल सरकार बनाने में सफल हुए। 349 सीटों वाले संसद में 176 सीटों के साथ दक्षिणपंथी ब्लॉक सबसे आगे रहे, जबकि सेंट्रल लेफ्ट ब्लॉक ने 173 सीटों पर जीत दर्ज की। स्टीफन लोफवेन देश के नए प्रधानमंत्री बने। इटली में भी दक्षिणपंथी पार्टी सियासत की क्षितिज पर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। इटली में 25 सितंबर को हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश की पहली धुर दक्षिणपंथी पार्टी नीति सरकार के गठन और पार्टी के नेता जॉर्जिया मेलोनी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। गठबंधन दलों के साथ लंबी वार्ता के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने 22 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डेनमार्क में 1 नवंबर को आम चुनाव हुआ। चुनाव में सोशल डेमोक्रेट्स ने सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव के 6 हफ्ते बाद देश में नई सरकार का गठन संभव हो पाया। मेटे फ्रेडरिक्सन देश की प्रधानमंत्री बनी। फ्रेडरिक्सन ने पार्टियों के आपसी विरोध को खत्म कर 3 पक्षीय बहुमत वाले गठबंधन की सरकार बनाई। ये 44 वर्षों में पहली बार हुआ जब डेनमार्क में
ऐसी मध्यमार्गी सरकार का गठन किया गया। इस गठन ने दो गुटों के दशकों से एक दूसरे का विरोध का अंत कर दिया। और अब बारी अमेरिकी महाद्वीप की। तो खबर दुनिया की इस विशेष अंक में अब बारी है अमेरिका और आसपास के खबरों को देखने की। कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिसने बटोरी साल 2022 में सुर्खियां। फरवरी में ब्राजील के दक्षिण पूर्वी शहर रियो डी जेनेरियो के पेट्रोपोलिस शहर में भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 240 तक पहुंच गई। बाढ़ के कारण कई लोगों को बेघर होना पड़ा। भारी बारिश का पानी बाढ़ का रूप लेते हुए सैकड़ों घरों में घुस गया तो कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गई। 1932 के बाद ब्राजील में होने वाली सबसे भीषण बारिश के रूप में दर्ज की गई। इस साल की सबसे चर्चित डील एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की रही। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा और उसके बाद कंपनी में कई तरह के बदलाव किए। इसके लिए एलन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच काफी विवाद भी हुआ। मई में अमेरिका के टेक्सास से दुखद खबर आई। सुबह के वक्त एक प्राथमिक विद्यालय में 18 साल की युवक ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 21 लोगों की जान ले ली। मृतकों में 19 बच्चे और 2 शिक्षक शामिल थे। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 25 जून 2022 को एक ऐसे द्विदलीय विधेयक पर हस्ताक्षर किए जो लगभग 3 दशकों में संघीय बंदूक कानून में पहला महत्वपूर्ण बदलाव है। बाइडेन ने पिछले कुछ दशकों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे बंदूक हिंसा रोधी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। अगस्त में वेस्ट न्यूयॉर्क में एक लेक्चर के दौरान रुश्दी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने गए रुश्दी को हमलावर ने कई मुक्के मारे। इसके बाद चाकू से कई वार किए। चाकू प्रहार से उनकी गर्दन में गहरा घाव हो गया। सितंबर में अमेरिका में करीब 240 किलोमीटर की गति से आई शक्तिशाली तूफान इयान ने भारी तबाही मचाई। फ्लोरिडा, कैरोलिना समेत आसपास के कई शहरों में कम से कम 85 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 लाख से अधिक घरों में कई दिनों तक बिजली की आपूर्ति बाधित रही। चंद्रमा के चारों ओर 25 से अधिक दिनों की यात्रा के बाद नासा के नेक्स्ट जनरेशन स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक अपने अभियान को पूरा कर लिया। 3 पैराशूट के साथ जब आर्टेमिस 1 का ओरायन कैप्सूल के समंदर की लहरों पर उतरा तो ये मौका सिर्फ नासा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन गया। आर्टेमिस की ये सुरक्षित वापसी वैज्ञानिकों को चांद पर फतह हासिल करने की राह दिखाएगा। नवंबर में अमेरिका के हुए मध्यावधि चुनाव में भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2 वर्षों के लिए सीनेट पर एक बार फिर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत से 1 सीट अधिक जीतकर 219 का आंकड़ा हासिल कर लिया। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अमेरिका में आए बर्फीले तूफान को पिछले 100 वर्षों की सबसे भयानक तबाही कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क सहित अमेरिका के कई हिस्सों में आए तूफान ने कम से कम 60 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। तूफान के कहर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कार और घरों में अब तक लोगों के शव बाहर निकाले जा रहे हैं। भीषण बर्फबारी के बाद नियाग्रा फॉल्स में बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई। 2022 के चुनाव परिणाम ब्राजील के लिए ऐतिहासिक रहा। कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद और सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य करार दिए गए लूला डा सिल्वा की जीत एक आश्चर्यजनक वापसी रही। ब्राजील में वामपंथी लूला डा सिल्वा के राजनीतिक रूप से प्रेरित भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी पाए जाने के बावजूद जेयर बोल्सोनारो को हराकर सत्तारूढ़ हुए। दिसंबर 2022 में पेरू साल भर राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा।
दिसंबर में पेरू कांग्रेस ने महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया। उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया गया। डीना बोलुआर्टे पेरू के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाली पहली महिला बनी। नया साल शुरू होने के 2 दिन पहले फुटबॉल प्रशंसकों के लिए बुरी खबर लेकर आया। दिग्गज फुटबॉलर पेले ने लंबी बीमारी से जूझते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से मशहूर पेले को कोलन कैंसर था और वह पिछले कुछ दिनों से साओ पाउलो के हॉस्पिटल में भर्ती थे। और अब खबर अफ्रीका महादेश से। तो नई दुनिया यानी कि अफ्रीका महादेश की उन खबरों पर नजर डालते हैं जिसने साल 2022 में दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींची। इस साल कई अफ्रीकी देश जलवायु संकट के प्रभाव से जूझते दिखे। पूर्वी अफ्रीका में सूखा पड़ने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इस साल ये स्थिति बदतर हो गई। सोमालिया, कीनिया, युगांडा, जिबूती, इथोपिया, दक्षिण सूडान और सूडान के 5 करोड़ लोगों के सामने भोजन का संकट पैदा हो गया। 2010-12 के संकट के बाद सोमालिया में अब फिर दूसरी बार अकाल का संकट मंडरा रहा है। उधर नाइजीरिया और सूडान के कई हिस्सों को बाढ़ के कहर का सामना करना पड़ा। बाढ़ ने नाइजीरिया में उग्र रूप दिखाया। नाइजीरिया के 36 में से 33 राज्यों ने बाढ़ के प्रकोप को झेला। आपदा से 13 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। बाढ़ के कारण कम से कम 3,40,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई। समय कभी किसी का